तो लास्ट क्लास हमने वेव्स में वेलोसिटी ऑफ वेव किया था। वेलोसिटी ऑफ वेव किसका फंक्शन है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज फंक्शन ऑफ किसका? टेंशन का और उसका लीनियर डेंसिटी का। किसका? टेंशन का और उसके लीनियर डेंसिटी का फंक्शन होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है। सो इसके बाद में हमने एक पार्ट और किया था, दैट वाज कि एक रॉड दिया हुआ है अपने पास में या रोप दिया हुआ है, उसका मास है कुछ, इसका मास है, और फिर आपने इसका वेलोसिटी निकाला था। तो वेलोसिटी निकालते वक्त आपको ये पता है कि यार लीनियर डेंसिटी तो सेम रहेगा इसमें, हाँ, बट क्या डिफरेंट रहेगा? इस पार्ट में जितने भी पॉइंट्स है रोप के, वो सारे के सारे क्या है, अलग अलग टेंशन रखते हैं। अलग अलग टेंशन रखेंगे तो उन सबकी स्पीड जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। जो उनकी स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। तो अभी हमें मेन आगे क्या करना है, इसी में ये इसकी वेलोसिटी तो पता चल गई आपको कि सर ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो आप ये निकालिए कि कितना एक्सेलरेशन है उसका। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? देखो वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए? एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए? बात समझ में आ रही है? सो लिखे, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन of the wave in the previous case. हेडिंग डालिए फाइंड, आज 18 तारीख हो गई, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन of wave in the previous case. अब दो ऑप्शंस है आपके पास में। एक तो आप यहाँ वेलोसिटी को रूट अंडर जीएक्स ले लीजिए, ज्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? ये एक्स अपन ने कहां से लिया है? ये एक्स अपन ने बॉटम से लिया है, बॉटम से एक्स, टोटल कैपिटल एल है। तो v इज रूट अंडर जी एक्स। आपको बताना एक्सेलरेशन कितना होगा। फॉर्मूला पता है क्या? जरा निकाल के बताओ। ये कैलकुलस में मैंने बहुत, काइनेमेटिक्स में भी बहुत करा रखा है आपको। निकाल के बताएं। नहीं आया? v पता है, एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है? v पता है पूरब? v पता है बेटा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? So acceleration is equal to v dv by dx. v dv by dx, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, एक तो dv by dt होता ही होता है, एक ये भी होता है v dv by dx, v dv by dx। तो a कितना आएगा? ऑब्वियस है ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम है ही नहीं, टाइम का फैक्टर है ही नहीं। टाइम का फैक्टर नहीं है तो ये यूज करेंगे। तो v की वैल्यू लिख देंगे रूट अंडर जी एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका? रूट अंडर जी एक्स का। तो ये जी एक्स पावर हाफ, अपन इसका डेरिवेटिव लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है? ये g तो कांस्टेंट है,
ये x एज इट इज, ये g कांस्टेंट है, तो g की पावर हाफ एज इट इज निकल जाएगा। वेरिएबल कौन है? सिर्फ ये है। तो ये देखिए, रूट जी, रूट जी, रूट जी और रूट जी, ये तो g हो गया, और ये भी रूट में था, तो रूट x हो गया। इसका डेरिवेटिव 1/2 x की पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन। What is half minus 1? Minus half. What is half minus 1? Minus half. तो देखिए क्या आया, a की वैल्यू आ गई g x की पावर हाफ, हाफ इंटू x की पावर माइनस हाफ, हाफ और हाफ मल्टीप्लाई हो गए g/2। Acceleration is g/2. Acceleration is g/2. It's a constant value. It's a constant value. क्लियर है क्या? सबको इतना समझ में आया? g/2i. It's a constant value. अच्छा, सबका आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमने ना यहाँ पे एक ऐसा डिस्टरबेंस करके एक वेव क्रिएट किया, हमने यहाँ पे एक डिस्टरबेंस देके वेव क्रिएट किया, और ये जो वेव क्रिएट किया इसका अलग अलग, मतलब इसका जो है टेंशन अलग होगा, इसका स्पीड अलग होगा। ठीक है, मैंने नीचे वेव किया क्रिएट, और ये एल लेंथ है। ठीक है, ये जब क्रिएट किया तो इसकी स्पीड 0 है। जैसे जैसे थोड़ा सा भी इसको क्रॉस मारेगा ना, थोड़ा सा भी क्रॉस मारेगा, थोड़ा सा भी से थोड़ा सा भी इधर आया, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और ये ऊपर पहुंचेगा। आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वेव, टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप। बॉटम से टॉप पे रीच करने में कितना समय लगेगा? मतलब इट इज क्रिएटेड एट दी बॉटम, जब बॉटम में क्रिएट किया तो उसकी स्पीड जो है नेग्लिजिबल है, बहुत माइन्यूट है, उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो बताइए कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में? इजी आंसर है, निकाल सकते हो आप लोग। नहीं आया? अरे जी कांस्टेंट है,
जी कांस्टेंट है, अगर जी कांस्टेंट है तो मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकता हूं क्या? यस, अगर जी कांस्टेंट है आई कैन मेक यूज ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो क्या आंसर आता? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एट दी बॉटम at the bottom the speed is zero, the speed is zero। तो कितना ट्रैवल करना है? कैपिटल एल। बॉटम पे स्पीड जीरो है तो ये जीरो हो गया। दिस इज हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी बाई जी नहीं होगा, ये ये इसका वेव का व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेव? दिस टी की वैल्यू आती है रूट अंडर 4l बाई जी की टी की वैल्यू आती है अंडर रूट 4l बाई जी। That is the acceleration of the wave is g by 2। मतलब g नहीं, a जो है a ये कांस्टेंट है, इसका acceleration of wave is constant। क्लियर है? चलो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स और लगा लेते हैं इसमें। हो गया ना सभी का? टाइम इतना है, अब एल की वैल्यू कुछ दे दे, जी की वैल्यू कुछ दे दे, मतलब जी की वैल्यू तो ऑब्वियस आपको पता है, तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ऐसा एक ठीक है, एक ट्रॉली टाइप है, समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अ बस, ठीक है, और ये एक वेव क्रिएट करी गई है। क्या किया है? एक वेव क्रिएट किया है। द स्ट्रिंग हैज टेंशन 100 न्यूटन एंड linear mass density and linear mass density of 0.25 न्यूटन 25 kg पर मीटर। ठीक है, एक कार्ट है और वेव जो है यहाँ से इस एंड से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो अपना कुंज, ठीक है, और यहाँ पे उसका परम दोस्त कार्तिक। कार्तिक किसमें है? कार्तिक बैटमैन बन के, सॉरी स्पाइडरमैन बन के इसी काट में लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे एकदम मस्त पकड़ के बैठा हुआ है। सो आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इफ दी cart is moving with if the cart is moving with 10 meter per second in right direction
राइट डायरेक्शन में इतना मूव कर रहा है। फाइन वेलोसिटी ऑफ पल्स बोल दो या वेव बोल दो विथ रिस्पेक्ट टू कार्तिक, अरे यार चलो कुछ नहीं, निकुंज कर लेते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू निकुंज। काइनेमेटिक्स का सवाल है। पहला विथ रिस्पेक्ट टू कार्तिक, फिर एक विथ रिस्पेक्ट टू निकुंज, कितना होगा? अच्छा, व्हाट वुड बी द नॉर्मल सेंस में ये वेव पल्स का वेलोसिटी कितना होगा? तो फॉर्मूला है वेव पल्स का, वो लगाइए। अगर कुछ टेंशन है, कुछ लीनियर डेंसिटी है, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसका। क्या फॉर्मूला था? टी बाय म्यू। यार वैल्यूज दे रखी है, अब इतने इजी सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्या करूंगा? ओके ध्रुवी, कुंज, कबीर, देवांश, टेंशन दे रखा है, लीनियर डेंसिटी दे रखी है। देखिए नॉर्मल सेंस में ये 100 और ये म्यू 1/4 होता है, ठीक है, दिस इज 1/4, तो ऊपर जाएगा ये 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये किसके रिस्पेक्ट में? देखिए पहले हम क्या करते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये वेव जिस 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 भी पार्ट से अटैच है, ठीक है, जिस भी पार्ट से अटैच है, तो उसी फ्रेम से कौन जुड़ा हुआ है? कौन स्पाइडरमैन बन के ये बस में बैठा हुआ है? कार्तिक। तो कार्तिक को ये वेव जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू कार्तिक, क्योंकि कार्तिक बस में बैठा हुआ है, तो बस के रिस्पेक्ट में वेव की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू निकुंज? देखो पहला बात तो क्या, वेव तो 20 से जा ही रहा है, बट जो चीज जिसमें वेव है वो भी 10 से आगे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो ये वेव 20 से जा रहा था, और जिस कंटेनर में वेव है या जिस बस में वेव है वो 10 से जा रहा है। तो ये जो ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा है उसको क्या नजर आएगा, वेव कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक है, सो नेक्स्ट हम रिलेटिव अपन ने बहुत कर रखा है, तो देखिए ऐसे सिंपल सवाल भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है वेव एसएचएम। ओके नेक्स्ट डालिए, एनर्जी कैलकुलेशन इन वेव्स, एनर्जी कैलकुलेशन इन वेव्स, फिर सुपरपोजिशन आएगा, वो भी मस्त चीज है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, एनर्जी
कैलकुलेशन इन वेव्स, एनर्जी कैलकुलेशन इन वेव्स। देखिए एकदम सिंपल है, आपके पास में जो वेव है, ठीक है, ये वेव है अपने पास में, ऐसा एक वेव, पहले स्ट्रिंग कहां था, पहले स्ट्रिंग ये एक्स एक्सिस पे था। जब आपने उसको डिस्टरबेंस दिया तो वो क्या होने लग गया, वो डिस्टर्ब होके ये एसएचएम हुआ, और ये फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो अब इसमें आपके पास में पार्टिकल्स है, ठीक है, आपके पास में पार्टिकल्स है, तो जो वेव में ये पार्टिकल्स है इनके पास में कुछ वेलोसिटी है, इनके पास में कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए पार्टिकल पी है, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, आपको पता है, तो पोजीशन क्या होती थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये तो पोजीशन हो गया किसी का भी। तो यहां से वेलोसिटी क्या आती थी, वेलोसिटी आती थी ए ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि एक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है डीएम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, आपसे पूछा जाए इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डी के इज हाफ, मास कितना, डी एम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। सभी लोग यहां तक मेरे साथ हैं। अब बेटा ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल समझ में आ रहा है, अच्छा, डीएम इसकी वैल्यू अपन ने लिखी, अच्छा अब क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, वीपी की वैल्यू अपने को पता ही है, वीपी की वैल्यू पता है, अच्छा व्हाट इज डीएम, डीके इज, ध्यान से पहले लिखना नहीं, पहले देख लो, व्हाट इज डीएम, डीएम लीनियर डेंसिटी इनटू स्मॉल एलिमेंट dx, what is dm, what is dm, dm is density into length, so this is mu dx, what is vp का square, vp का square is a square omega square cos square omega t minus kx plus 5, इतना क्लियर। सो यहां से कितना आया, ये dx को इधर भेज दिया मैंने, दिस इज हाफ म्यू a square omega square cos square omega t minus kx plus 5. This is kinetic energy per unit length. This is kinetic energy per unit length. This is kinetic energy per unit length. ठीक है, और ये क्या है, ये पीरियोडिक है, देखो साइन का फंक्शन है, सॉरी सॉरी कॉस का फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यूज जैसे टाइम बढ़ेगा, एक्स एक्स फिक्स कर दीजिए, आप एक्स फिक्स कर दीजिए, तो टाइम चेंज के साथ में ये क्वांटिटी चेंज होगी, ये 0 से 1 तक जाएगी, ठीक है, सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, यहां तक छाप लीजिए।
सबने छाप लिया? आपको काइनेटिक एनर्जी आ गई। फर्स्ट वी वर डिस्कसिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब ये फाई की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछता व्हाट इज रेट ऑफ ट्रांसमिशन। ये सिर्फ फॉर्मूले आपको रटने हैं, कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मुझे जस्ट थोड़ी देर पहले क्या आया, dk by dx कितना आया, dk by dx is half mu a square omega square, half mu a square omega square cos square omega t minus kx plus phi। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये dk को एज इट इज ये लिख सकता हूं जो पहले वाला था, बाकी की टर्म्स को भी अपन लिख सकते हैं। आप क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट मतलब dk by dt करना है। dk by dt मतलब यहाँ पे भी dt से होगा, तो यहाँ बाकी सब तो बात समझ में आई। तो इसको अपन ये ऐसा लिख सकते। जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया उसको dt से डिवाइड मार दीजिए, dt से डिवाइड मार देंगे, यू विल गेट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर यहां तक हुआ, आगे बढ़ जाए। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या है, हाफ ओमेगा ए, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस का फंक्शन। ओके, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, मेन रीजन क्या है, जब भी आपको स्ट्रिंग को अप एंड डाउन करते हो तो उसके अंदर पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। पैटर्न्स में होता क्या है, वो फोर्स के वजह से, टेंशन की वजह से स्ट्रेच होता है, फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आता है नीचे कम। तो उसके अंदर मेन क्या होता है, टेंशन की वजह से स्ट्रेचिंग होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। जैसे आपके पास में ये ऐसा एक वेव क्रिएट हुआ, ये नॉर्मल वो एक्स एक्सिस पे था, जब आपने वेव्स क्रिएट किया तो इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक ये वाला हिस्सा लिखा कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे इधर इतनी दूर जाके ये एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने बोला कि यार एक dx एलिमेंट होगा, dx एलिमेंट होगा, और ये dx एलिमेंट अब क्या हो गया,
यहाँ पे इलोंगेट मार गया, ये dy बन गया, सॉरी dl बन गया। देखिए एक dx एलिमेंट था, उसपे ये जो वेव क्रिएट हो रहा है तो उसका इलोंगेशन होके वो कितना क्रिएट हो गया, वो dl क्रिएट हो गया। एक वेव था, dx लेंथ का एक पार्टिकल था, जब उसपे टेंशन फोर्सेस लगे तो वो इलोंगेट करके dl हो गया, और ये जो है वर्टिकल जो राइज किया दैट इज dy। ये देखिए ये वेव का ये हिस्सा एक पकड़ लीजिए, उसका dx था, ये dy है, ये वर्टिकल वाला dy है। सो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, dl का होल स्क्वायर इज dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर, स्मॉल एलिमेंटल पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द इलोंगेशन? इलोंगेशन कितना हो, इलोंगेशन dl हो गया, पहले कितना था, dx था, ठीक है। तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा, रूट अंडर dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, इज इलोंगेशन, दिस इज इलोंगेशन। आप dx बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या है, पावर हाफ रहेगा। अब देखिए इलोंगेशन कितना हो जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए, तो दिस इज dx, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस हाफ dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। अब ओपन करेंगे, सही किया ना, एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक हो गया, छाप लीजिए, यहां तक छापे। कितना छाप लिया, अरे वेव क्रिएट किया तो मैंने इलोंगेशन बता दिया, एक dx पार्टिकल में मान लीजिए इलोंगेशन dl आ गया, तो अपन ने इलोंगेशन लिख लिया। अच्छा, आपको एक चीज पता है क्या, वर्क डन बाय टेंशन, जो भी टेंशन ने इस पे वर्क किया वो बेसिकली उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो इलोंगेट कर रहा है उसको। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, t और dx, व्हाट इज दिस, t डेल्टा x दैट इज dx, एक सेकंड, ये 1 प्लस हाफ dy बाय dx का होल स्क्वायर, फिर ये कंप्लीट, फिर माइनस dx। अच्छा, अब इसमें dx बाहर निकाल लीजिए, तो ये बचेगा 1 प्लस हाफ dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वर्क डन बाय
टेंशन। यहां तक छापा? बस फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं, घबराओ नहीं। फाइनल रिजल्ट याद रख लीजिए। ये 1 और -1 कट जाएगा, 1 और -1 कट जाएगा, और आपके पास बचेगा वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू TDX, और यहाँ पे हाफ dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो भी साइंस थे अपने, जितना भी वर्क डन किया, वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बीच में देखिए बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्सेस में अपने को पता ही रिलेशन। तो यहाँ से du by dx, दिस इज t, दिस इज हाफ dy by dx का होल स्क्वायर। अच्छा, y अपने को पता था, दैट वाज a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। ठीक है, सो यहाँ से dy by dx और उसका डबल डेरिवेटिव भी, सॉरी सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव a, ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस k cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। अब हमें क्या करना है, ये जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर करना है, तो दिस इज वुड बी हाफ t। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दिस इज a k cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज k स्क्वायर, दिस इज cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। सो देखिए जरा, हाफ हाफ के है, एक स्क्वायर को यहीं लिख दीजिए, यहाँ पे टी दिया हुआ है आपको, टी टेंशन टी दिया हुआ है, टेंशन टी दिया हुआ है, और ये के स्क्वायर दिया हुआ है। क्या मैं के को ऐसे लिख सकता हूँ, के इज ओमेगा बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज रूट अंडर टी बाय म्यू, इज रूट अंडर टी बाय म्यू। तो यहां से ये पार्ट आ जाएगा टी, के की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर बाय वी ओमेगा का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी अपन ने, फिर डी बाई डी एक्स। टी की वैल्यू क्या लिख सकता, यहां से वी स्क्वायर बाय म्यू इज टी, टी इज हाफ म्यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी का स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। वी स्क्वायर कट गया, देखो गंदा सा आंसर है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अरे देखो, ये टी
ये dx को इधर भेजा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, t हाफ dy बाई dx ये था, इसको इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये a स्क्वायर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, k की जो वैल्यू है वो ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ वेव के टर्म्स में लिखो, और वेलोसिटी ऑफ वेव को फिर किसके टर्म्स में लिखो, म्यू के टर्म्स में और टेंशन के टर्म्स में। तो यहाँ से जो भी सॉरी अपना टेंशन की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट करी तो सब कट गया, फाइनली ये बचा। ये छाप लीजिए, छाप लें तो डन करें। बस ये फॉर्मूले पूछ सकता है आपसे, प्रूफ ही है और कुछ नहीं है। लास्ट में याद रखना फॉर्मूला, du बाई dx कितना है, हाफ म्यू मतलब मास डेंसिटी, ये a स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये ओमेगा टी माइनस kx, ये तो सेम ही है, इसको बार बार रिपीट मत करो, है तो फंक्शन यही। अच्छा dk बाई dx क्या है, वो भी यही है, देखो dk बाई dx काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये क्या है, हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस, दोनों ही सेम है। अरे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर क्या हो रहा, इसका इलोंगेशन हो रहा, और वो इलोंगेशन वर्क डन, ये समझ में नहीं आया, वर्क डन बाय टेंशन। अरे कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो भी आपने वर्क किया वो किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो भी टेंशन ने वर्क किया होगा वो सब किस में कन्वर्ट हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो भी टेंशन ने वर्क किया, जैसे जैसे मान लो, ये तो बहुत बार मैंने करा रखा है, ये ग्राउंड है, मास m है, इसको आप h हाइट पे ले जाओ, तो आपने वर्क कितना किया, आपने मास m को, ठीक है, उठा के h हाइट पे ले गए, तो आपने स्लोली ले गए तो mgh, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी कितना स्टोर हो जाता है, mgh। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी वर्क किया वो किसमें हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी वजह से ये वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अनलाइक, साइन चेंज करके रखे भाई, साइन चेंज करके रखे, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का टर्म्स बिल्कुल सेम है, दोनों का टर्म्स बिल्कुल सेम है। यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तभी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये
थोड़ा सा डिफरेंट है एसएचएम से। एसएचएम में उल्टा था, एसएचएम में ये रिवर्स था। एसएचएम में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। दिस इज कॉन्ट्ररी टू द पार्टिकल मोशन इन एसएचएम। वेव्स में ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अपन लिखेंगे नोट करके लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्स होगा। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज min, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा, ठीक है। ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज contrary to the case that we see in SHM। जो हमने SHM में देखा उससे ये डिफरेंट है। एसएचएम में क्या होता था? एसएचएम में क्या होता था? अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मिन है, उसमें अलग चीजें होती थी। वो चीज अलग थी। यहाँ पे प्लीज इसकी वजह से है ना, उन्होंने ग्राफ भी पूछे हुए। एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होता है, एक इसका ग्राफ भी बनाए थे। ग्राफ 2-3 बार आ चुके हैं जेई में, छाप लिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? या मैकेनिकल एनर्जी? सबने छाप लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा। इन अ वेव व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हाट वुड बी दी पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, 1/2 ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो ये दोनों सेम ही है, देखो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, तो व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, ये जो भी हो रहा है ये पर यूनिट लेंथ हो रहा है अपना। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। दोनों को सेम है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना बनेगा? म्यू म्यू हाफ हाफ ऐड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos square kx minus omega t plus 5. This is d by dx. This is d by dx.
ये पार्ट भी सभी का हो गया है ना। इससे कुछ चीजें निकल के आएंगी, वो बस आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन पूछ लेता कि यार जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिसको इक्वेशन याद है ये इक्वेशन रखनी है आपको, ये वाली इक्वेशन भी रख जानी चाहिए। एक अगर याद है, काइनेटिक एनर्जी वाली याद है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाली सेम है, और टोटल एनर्जी में ऐड कर देना है, जो हाफ का फैक्टर हो गया, तीनों इक्वेशन याद हो गई। अच्छा, आपसे कुछ पूछे पावर कितना होगा, मतलब एनर्जी का रेट, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अच्छा ये चीज है, ये सब कुछ पर यूनिट लेंथ है, ये सब कुछ क्या है, पर यूनिट लेंथ। तो मुझसे ये पूछे तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा, दिस इज डी बाई डी टी, बट मेरे को पता है कि यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, डी बाई डी टी, मुझे ये चीज पता है, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, so this is d by dx, this is dx। यहां तक हुआ, ये पॉइंट छापे। ठीक है, यहां तक हो गया ना। सो dp पावर कितना है, डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी। सो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो अपने को ऊपर से आई गई, ई की वैल्यू ऊपर से पता है, म्यू ए नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो भी टर्म आया, और दिस इज v, dx by dt is v, तो म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई। ठीक है, दिस इज dp, दिस इज पावर। अच्छा, अब ये पावर ये भी याद रखेंगे। अच्छा, पूछता क्या है उसमें, उसमें ये पूछेगा व्हाट इज एवरेज पावर। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आ गया, आपसे पूछे व्हाट इज एवरेज पावर, एवरेज पावर। अच्छा v, ये म्यू नहीं है v है, दो बार म्यू लिख दिया, v है। आपसे पूछे एवरेज पावर कितना होगा, एवरेज पावर कितना होगा, देखिए बाकी सब तो सेम है, ये कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालना होगा, कॉस स्क्वायर का एवरेज मैंने बताया क्या आपको, कॉस स्क्वायर का एवरेज, इसका एवरेज होता है हाफ। कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ, बस वही फॉर्मूला वापस बन गया। बस यहाँ पे एक v एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक v एक्स्ट्रा है। सर
सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाली स्लाइड दिखाओ ना सर, पीछे वाली। ओके ओके। सर इसके अंदर के एक्स माइनस ओमेगा ओमेगा टी है ना सर? के माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना? हाँ 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 ठीक ठीक। ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ गड़बड़ हुई। ठीक है भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ये कॉस के अंदर जो भी पहले टर्म लिया था ना वही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स ही है। इसको करेक्ट कर लो, इसको नेगेटिव कर लेना, इसको पॉजिटिव कर लेना। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एज इट इज अपन ने फॉलो कर रखा है। तो दिस इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और कुछ? ये एवरेज पावर वाला छाप लिया सभी ने? ठीक है, अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ऑब्वियस है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में एवरेज वैल्यू होती है साइन थीटा की, कितनी? एक साइकिल में, वन साइकिल में, एक वन साइकिल में ये होता है। इसकी 0, इसकी 0, 0 होती है, 0 एक साइकिल में, 0 एक साइकिल में ये 0 होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे एक साइकिल में, वन साइकिल, दैट इज एक टाइम पीरियड में, तो ये होता है हाफ। कॉस स्क्वायर का ये भी होता है हाफ। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ही हाफ। ठीक है इतना? ये एवरेज वैल्यू है। नहीं भाई, टोटल पावर तो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो। अच्छा अब पावर का ये वैल्यू अपने को पता है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी। देखो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट area. What is intensity? Intensity is energy per unit time per unit area. तो energy, this is energy per unit time per unit area. तो per unit time वाला तो power हो गया, and this is area. This is area. अब आपके पास में इंटेंसिटी निकालना है, बेसिकली एवरेज ही निकालना है। तो एवरेज पावर अपना कितना था? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी बाय एरिया। दिस इज इंटेंसिटी आई।
फटाफट मैसेज कर दो यार। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसको है ना थोड़ा सा अपन ऐसा कर सकते हैं, ये म्यू क्या था, म्यू म्यू बेसिकली ये जो एरिया, एरिया अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये जो मीडियम जो अपना जा रहा, देखो ये रोप है, रोप, इसका हमने कुछ dx पार्ट लिया, ठीक है, dx पार्ट लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होगा। अब ये म्यू होता है मास बाय लेंथ, म्यू क्या होता है, मास बाय लेंथ, ये लीनियर डेंसिटी है। अच्छा व्हाट इज मास बाय लेंथ इनटू एरिया, व्हाट इज लेंथ इनटू एरिया, व्हाट इज लेंथ इनटू एरिया, वॉल्यूम, व्हाट इज लेंथ इनटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, रो। तो म्यू, आप म्यू बाय एरिया को अगर आप रो लिख सकते हो, म्यू बाय एरिया को क्या लिख सकते हो, लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाय द एरिया, लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाय द एरिया, लेंथ और एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम रो होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये म्यू और एरिया रो में कन्वर्ट हो, क्लियर है, ये समझ में आया क्या, रो को अपन म्यू बाय एरिया लिख सकते हैं। बस सारे फॉर्मूले हो गए, इंटेंसिटी के हो गए, एरिया, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो आपके अगर रोप का आपको डेंसिटी पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर पता है, देन यू हैव द इंटेंसिटी, देन यू हैव द इंटेंसिटी। और ये जो v है, v है dx by dt, v जो है वो dx by dt है, तो दिस इज वेलोसिटी का वेव, ये जो वेलोसिटी है किसका है, वेव का वेलोसिटी है, vw भी लिख लीजिए, वेव एक्स डायरेक्शन में चल रहा, तो ये dx by dt, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको भी याद रख लेंगे, इसको भी याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चंस आपसे बोले सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे इस पे। देखिए यहाँ पे एवरेज पावर हो या इंटेंसिटी हो, ये ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, देखो एवरेज पावर भी ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एवरेज पावर में ये म्यू आता है, यहाँ पे रो आ गया इंटेंसिटी में, बस इतना सा फर्क है। तो आपसे क्वेश्चन जनरली ए स्क्वायर पे पूछते हैं कि यार इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से कैसे प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, intensity is directly proportional to a square when rest of the things are same, ओमेगा है, ये है, v है, ये सब सेम है, तो आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो एकदम चिंदी चिंदी सवाल है, पावर में भी यही आ जाता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, जिसको फॉर्मूला याद है उससे सवाल हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, the average power transmitted through a given point on a string
is 0.2 watt when amplitude of wave is 2 mm. कितना? 2 mm. What is the average power transmitted? What is the average power transmitted when amplitude is 3 mm? फर्जी सा सवाल है, फटाफट करो। एक वेव है, बेसिकली साइन वेव ही है। सो आपसे बोला है कि जब एम्पलीट्यूड 2 mm है तब पावर 0.2 वॉट है। जब एम्पलीट्यूड उसका 3 mm हो जाएगा तो पावर कितनी होगी? पीछे के फॉर्मूले देखो। अरे दिया हुआ है ना, पावर पे कैसे डिपेंड करता है? पावर एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है, ये दिया हुआ है, उसी को यूज करना है। बस ये है, पावर जो है, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो पावर इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। P1 is some constant k, A1 square divided by P2 k, A2 square। ठीक है, पहले में पावर 0.2, फिर आपको निकालना है। पहले में एम्पलीट्यूड कितना था? 2 mm का होल स्क्वायर, फिर कितना है? 3 mm का होल स्क्वायर, कितना आएगा? 4/9। P2 कितना आ जाएगा? 9/4 इंटू 0.2, कितना आ रहा है ये? 0.45 वॉट्स। सबसे हुआ ये। मेन इसमें रहता है कि आप फॉर्मूले जितने बार लिख लोगे ना, उतना आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, वेरी गुड। जरा बुक निकालो, एक्सरसाइज 1 निकालो। एक्सरसाइज 1 पेज
13.31 क्वेश्चन 19 मॉड्यूल 3 में जरा ये चीज निकालो। नाइनटीन नंबर का सवाल। जैसे 19 हो गया वो 20 करे। देखो सवाल देखो यार, सवाल कितने रद्दी टाइप के सवाल पूछते हैं। जिसका 19 हो गया वो 20 निकालेगा, जिसका 20 हो गया वो 21 बताएगा। मस्त सवाल है, 3 सवाल दिए मैंने, जो भी अपन ने पढ़ा सारे के सारे सवाल उसी पे। 19 में क्या बोला गया है? नमन, प्रियांशु, कई बच्चों का आंसर आ गया। बोल रहा है कि द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ साइन वेव इज पावर इज 0.4 वॉट्स व्हेन एम्पलीट्यूड इज कितना 2 mm। ओ भाई साहब, फिर आपसे बोला है पावर कितना होगा अगर एम्पलीट्यूड कितना कर दें, एम्पलीट्यूड 4 mm कर दें। बताओ भाई नमन, क्या आंसर होना चाहिए? सर 0.8। 0.8 कैसे किया बेटा? सर इसके पहले जैसे किया था सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो P1 बाई P2, इसका किसका स्क्वायर करेंगे? 2 का स्क्वायर। इधर किसका स्क्वायर करेंगे? सर सर 4 का स्क्वायर। तो क्या आंसर कितना आएगा? 4/16, दैट इज 4/16 1/4। 8। P2 आया 4 टाइम्स P1, 4 इंटू 0.4। क्या आंसर आया समझ? सर 1.6 आना चाहिए। 1.6 आता। तुम डबल कर दिए, डबल थोड़ी करना है, 4 टाइम करना है। और एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो पावर कितना हो जाएगा? 4 टाइम। पहले कितना था? 0.4, अब कितना हो जाएगा? 4 टाइम, बोले 0.6, सॉरी 1.6। ठीक है, तो 19 हो गया। 20 देखो, ये मैं बता रहा हूं, ये आपके नीट वाले बच्चे जो हैं, नीट वाले बच्चे जितनी बार मॉड्यूल होता है ना उतनी बार कर लो। और आपको रैंक चाहिए, आई एम मतलब आईएम्स में पहुंच, सॉरी एम्स में पहुंचना है, आईएम नहीं, एम्स में। यहीं से वापस सवाल उठाने वाले हो। 21 समझ में आया कि 21 अच्छा है। अब उसमें क्या किया ना, उसने नंबर नहीं दिया, 21 में नंबर नहीं दिया है, उसने डायग्राम दे दिया। बढ़िया सवाल। 20 का क्या आया? पूरब, पूरब नहीं है? Yes. आशीष बेटा माइक ऑन करके बताओ। यस सर। 20 में क्या पूछा है बेटा? सर वो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन। हाँ, तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? dt by dt, दैट इज पावर। किस पे डिपेंड करता है? आपको दिया है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर रूट से, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट से, या स्क्वायर से डायरेक्टली। आंसर क्या है? ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों में ही क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, एकदम इजी सा सवाल। 21 देख लीजिए, 21 काफी अच्छा है। 21 में कितनों से नहीं हुआ अभी तक? ये देखिए ऐसा सीन है,
इसका एम्पलीट्यूड है 2, इसका एम्पलीट्यूड है 1। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज वेव 2, दिस इज वेव 1। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ, देखिए वेव 1 के बारे में डिस्कस करें। वेव 1 का एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 1, उसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f है, तो वेव 2 का क्या हो जाएगा 2 पाई f। ठीक है, ये वेव 2 का एम्पलीट्यूड है 2, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी श्रेया दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सेकंड वाले रेड वाले का, अगर इसका f है तो ये रेड वाले का कितना हो जाएगा सर f/2। f/2, तो f/2 हो जाएगा। देखिए ये जितना ब्लैक वाले 2 वेव्स क्रिएट हो गए, 2 कंप्लीट क्रिएट हुए, और ये सिर्फ एक ही कंप्लीट हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाफ है। सो बस आपका इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से। तो a1 बाय a2 कर लेंगे, तो दिस वुड बी a2 स्क्वायर बाय ओमेगा। ठीक है, इसको इक्वल टू ला लीजिए। पहले वाले का एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रीक्वेंसी f है, एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रीक्वेंसी f स्क्वायर है। नीचे वाले का एम्पलीट्यूड 2 है, फ्रीक्वेंसी f/2 का होल स्क्वायर है। सब कट जाएगा, आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया? अरे डबल थोड़ी होगा सोनी। बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। एक बार वापस दिखा दूं क्या फॉर्मूले? ये देखिए, ये पूरा रिवाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं। dk/dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है गार्गी, बता बेटा। ये एक लास्ट पेज में लिख लेंगे आप। dk/dx कितना होता है बेटा? So half dx by dt. नहीं नहीं नहीं, फाइनल फॉर्मूला कॉस के उसके टर्म्स में हाफ म्यू था ना, a हाँ, स्क्वायर a square omega square cos square kx minus omega t. नहीं नहीं ओमेगा टी माइनस के प्लस 5। ठीक है, वैसे ये कॉस में है चीज। देखिए ये चीज है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया था मैंने। फिर du/dx सर डिटो सेम है। इसको वापस एक बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। पहले तो प्रूफ करके लिखा था, प्रूफ का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको ये रटे रहने चाहिए। 1 2, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी म्यू a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा एवरेज पावर। एवरेज पावर यही है, एवरेज पावर कितना हो जाएगा हाफ। आगे बताओ कौन बताएगा? सब कुछ यही है, a स्क्वायर दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। फिर फाइनली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वेव। 5 फॉर्मूले हैं, कौन कैसे प्रोपोर्शनल है किससे, बस ये पता करना है आपको। याद हो जाएंगे क्या ये? देखिए एक एक्स्ट्रा चीज है, समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो होता है ना, ये मीन पोजीशन होता है, ठीक है वेव में।
तो ये जो मीन पोजीशन वाला पॉइंट है ना, ये वाला मैं थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ, ये वाले मीन पोजीशन पे, ये जो मीन पोजीशन पे रहता है, इस पे सबसे ज्यादा इलोंगेशन होता है। इसका क्या होता है, इलोंगेशन मैक्स होता है, और वी भी इसका मैक्स होता है, वी भी इसका मैक्स होता है। तो ये जो मीन पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन पे ये पॉइंट रहता है ना, ये वाला, इसका इसका काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर इलोंगेशन मैक्सिमम है और वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसका मैक्स हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी इसका मैक्स हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जो पॉइंट, जो वेव आपका चल रहा है, उस वेव में ये जो पॉइंट है इसके आसपास का है, ये मीन पोजीशन पे, अगर ये मीन पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी मैक्स होती है, और देखिए इस समय पे इसका इलोंगेशन सबसे ज्यादा है। इस समय पे इसका इलोंगेशन, अपन ने इलोंगेशन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, dl, ये dy, ये dx, तो इस समय पे इसका इलोंगेशन सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसका जितना ज्यादा इलोंगेशन उसका उतना ही काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला दोनों सेम आ जाते हैं। बस ये वेव के लिए आपको याद है, ठीक है। तो इसका एक लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज सेकेंड लास्ट, वैसे तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ये पांचों के पांचों कम से कम 10 टाइम लिख लेना। कोई भी सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है रेशियोज के टर्म में, 10 टाइम लिख लेना ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बेहतरीन सेक्शन, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन अ स्ट्रिंग, अभी क्या कर रहे हैं, ऑन अ स्ट्रिंग, अभी जो सुपरपोजिशन अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक स्ट्रिंग पे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर एक कोई वेव पल्स है, ये दूसरी वेव पल्स है, ये वेव पल्स ए है, ये यहां जा रही है v1 से, और एक दूसरी वेव पल्स है v2, ये a है, ये b है। अगर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे दो वेव्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, दो वेव्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, जैसे ये देखो एक गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी है, दोनों एक दूसरे के सामने से आ रही हैं, और रोड एक ही है, टू वे नहीं है, एक सिंगल रोड है। अब क्या होगा, इनमें कोलिजन होगा, और क्या होगा, बड़ा इंपैक्ट होगा, कोलिजन होगा, और ये गाड़ियां टूट जाएंगी, फूट जाएंगी, ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है अगर अजय देवगन है तो। सो अगर एक वेव इधर, एक वेव, तो इसमें क्या होता है, ये पास आई, बहुत बढ़िया, एकदम पास आ गई, ये ए, ये बी। अब ये गायब हो जाएंगी या कुछ और होगा, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, और दोनों सेम ही है, सेम हाइट की है। अगर ये सेकेंड स्टेज है, अब क्या होता है, ये गायब नहीं होती, एक बड़ा वेव बन जाता है। क्या होता है, एक बड़ा वेव बन जाता है। मान लीजिए किसी इंस्टेंट के बाद में इनमें दो नहीं रहते, सिर्फ एक रह जाता है, मतलब एक बड़ा सा रह जाता है। फिर क्या होता है, ये चीज यहीं नहीं रुकती, अब आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद दूसरे दो वेव होने लग गए, ये इधर जा रहा है v2 से और ये जा रहा है v1 से। बात समझ में आई, दिस इज b, दिस इज a, इसका भी एम्पलीट्यूड
ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। अरे ये देखिएगा, कोई मूवी होती है जिसके अंदर आत्मा बन जाती है, कोई भी मतलब मान लो हीरो आत्मा बन जाता, ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ भी घर दरवाजे हुए या कोई आदमी हुआ, वो आदमी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता। देखा है क्या ऐसा? कोई मूवी थी यार, कौन सी, सलमान खान की, वो मर जाता है, हेलो ब्रदर, तो वो क्रॉस कर सकता। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज में भी, हाँ। तो ऐसा ही वेव्स के साथ है, एक वेव इधर आ रही है, दूसरी वेव इधर आ रही है, ये एक दूसरे से क्या बोलते हैं, एक दूसरे से बिना अफेक्ट किए, बीच में होता है कि इन दोनों का नेट एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बट ये एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं, एज इट इज ये दोनों एक दूसरे से पास हो सकती हैं, एक वेव दूसरे वेव से पास होकर निकल सकती है। ये चीज समझ में आ रही क्या? ये होता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। अब इसके अंदर दोनों ही एक साथ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों अपना रास्ता भूल जाएंगी, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। इसको छाप लो। ऐसा आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जब दोनों एम्पलीट्यूड ए से 2a एम्पलीट्यूड जब हो जाता है ना, 2a, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो समझ में आया? सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। एक दूसरे से पास हो सकती हैं वेव्स। एनर्जी होती है ना, पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल होता तो क्या होता? पार्टिकल होता तो कोलाइड कर जाता, वहीं पे रुक जाता, मोमेंटम ट्रांसफर होता, कुछ और होता। यहाँ पे वेव्स एक दूसरे से पास कर सकती हैं, ठीक है। छाप लिया तो डन लिखो, मैसेज करो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इस पे आईआईटी में सवाल आते हैं, काफी इजी सा पार्ट है, बट यस आते हैं इसमें। एक दूसरा देखिए, सुपरपोजिशन वाला, ये एक पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों ने इन बिटवीन एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साउंड में भी यही काम आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए, ये जो सुपरपोजिशन है ना, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वेव्स, क्योंकि वेव्स में एनर्जी होती है तो एक दूसरे से पास हो सकती है। अच्छा, आपको ऐसा सीन दिया गया, ये देखिए, ये वेव ए है, ये v1 से जा रही है, ये अब नीचे है, ये v2 से जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से, मान लीजिए इसका भी एम्पलीट्यूड a है, ये वेव b है, बट इसका एम्पलीट्यूड a। सो आफ्टर सम टाइम ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होंगी तो गायब, एकदम गायब हो जाएंगी। बात समझ पा रहे क्या? अरे जब
जब ये वेव ऊपर और ये वाला वेव एग्जैक्टली नीचे, तो गायब, दोनों गायब हो जाएंगे। ये वेव इस रोप को ऊपर ले जाना चाहता, नीचे वाला वेव इस रोप को नीचे ले जाना चाहता, और कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ पे फ्लैट रहेगा। अब क्या हो गया, गायब ही हो गए दोनों वेव। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, कोई नहीं बचा। बट क्या ये खत्म हो गए? नहीं, थोड़ी देर में अपने हीरो वापस, ये वाला इधर V2 से जाएगा, ये वाला इधर V1 से जाएगा, है ना मस्त। कभी किया है क्या ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट? वेव में ऐसा नहीं किया कभी? इधर से तुम उल्टा वेव बनाओ, वो वाला सीधा बनाएगा, बीच में एकदम गायब होता है। कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। यूट्यूब पे कुछ अच्छी लिंक मिले तो मेरे साथ में भी शेयर करना। खाली जब कुछ टाइम रहता है तो फिजिक्स के वीडियो देख लिया करो। समझ में आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ये कब होता है? जब एक सीधा और एक उल्टा हो। इस केस में क्या था, दोनों ही सीधे थे, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये 2a का हो गया। इसमें क्या है, एक a का है, दूसरा भी a का है, बट अपोजिट डायरेक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो। बट ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं करेंगे, उस समय पे एम्पलीट्यूड कम हुआ है, फिर भी अभी पास तो जरूर करेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जहां जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाता वो मूव करते रहेंगे। सबने छाप लिया ये? ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, रिफ्लेक्शन वो सब कंप्लीट करने। रिफ्लेक्शन वाला जो भी पार्ट है कंप्लीट कर देंगे, एक लेक्चर और लगेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन इन दोनों के मिलने से पहले है ना, ये शेप्स में थोड़ा डिस्टॉर्शन रहता है, ये थोड़ा बहुत इधर रहेगा, इधर गायब होगा, वो अब मैंने बताया नहीं है। उसके लिए आप YouTube वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये अपन करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बहुत इजी सेक्शन चल रहा है अभी। आज का पार्ट भी आई होप इजी था, सिर्फ फॉर्मुलेज थे, उनका डेरिवेशन याद हो जाए तो सही, नहीं याद होता तो एटलीस्ट रिजल्ट तो याद रखना। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। फिजिक्स के लिए, सॉरी ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। आप मीटिंग लीव कर सकते हो। हाँ सुजल, ठीक है ना, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद मिलते हैं।